नमस्कार साथियों, जोश नेट जेआरएफ के पीवाईक्यू सीरीज में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल जोश के साथ स्वागत है और बिल्कुल आप लोग जोश नेट जेआरएफ से जुड़ चुके हैं तो आप लोगों को बिल्कुल बरकरार रखें अपने जोश को। और अभी जो हम लोग पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं वो जो 27 अगस्त में जो एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में हिंदी साहित्य का, उसको हम लोग देख रहे हैं पेपर 2 को। और इससे फर्स्ट लेक्चर में जो एग्ज़ाम मतलब जून में होने वाला था, जून में जो ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था वो किसी कारणवश मतलब कैंसिल होकर के जो अगस्त में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था एनटीए के द्वारा, उस पेपर को अब हम लोग देख रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जून 2024, तो जो वो एग्ज़ाम 27 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में जो हुआ था उसको पेपर को हम लोग देख रहे हैं। इसी साथ आप लोग जोश नेट जेआरएफ से जुड़ जाएंगे और कंप्लीट यहीं से आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी। जैसा कि हमारे प्लेलिस्ट में पेपर 1 कराया जा रहा है हमारे टीम के द्वारा, साथ ही साथ रिवीजन बैच भी चल रहा है, मिशन जेआरएफ भी हमारे द्वारा चलाया जा रहा है। और दिसंबर 2024 के लिए बिल्कुल यहाँ पे दिसंबर 2025 में कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 जो हिंदी साहित्य का है फिलहाल उसको कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। जो भी साथियों हिंदी साहित्य से इस बार दिसंबर 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाएंगे। यहाँ पे कंप्लीट 1 to 10 तैयारी कराई जाएगी। जैसा कि हिंदी निबंध है, यूनिट 8 में हिंदी नाटक है और पेपर 1 जो कंप्लीट पेपर 1 यूजीसी नेट के द्वारा 1 to 10 बिल्कुल तैयारी कराई जाएगी आपको एकदम फ्री हैंड लेक्चर के माध्यम से, एकदम मनोरंजक ढंग से और बिल्कुल क्रोनोलॉजी में आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आपको कहीं भी आप प्ले लिस्ट पर जाइए और वॉच कीजिए और फिर उसके बाद अपने साथियों, दोस्तों, परिवार जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं अधिक से अधिक लोगों को आप बताइए, क्योंकि ऐसा कंटेंट, मनोरंजक कंटेंट आपको शायद यूट्यूब के दुनिया इतिहास में पहली बार कराया जा रहा है। और साथ ही हिंदी साहित्य का इतिहास बिल्कुल हमारे सर के द्वारा करवाया जा रहा है। क्वेश्चन से कंसेप्ट से क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन से कंसेप्ट और की सीरीज भी चल रहा है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहां से हम लोग कल छोड़े थे। उसके बाद वाली जो 71 से क्वेश्चन है उसको आज हम लोग देखेंगे और कंप्लीट जो है उसको डिटेल एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल बने रहें और हमारे साथ क्वेश्चन, अब आप लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे 71 क्वेश्चन को। ये जो है 27 अगस्त 2024 में जो पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट में उसको हम लोग देख रहे हैं। आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान पे रखेंगे। इसके साथ ही हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं आज के इस क्वेश्चन सीरीज में। इसका आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और वीडियो को पॉज करके इसका कमेंट में आंसर देंगे कि मेरे हिसाब से मैडम ये इसका आंसर ये होगा। तो आप साथ ही उसका जो हम लोग आंसर बताएंगे उसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे कि आपका स्कोर क्या बन रहा है, क्योंकि खुद को जाँचना भी बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम हॉल से पहले। तो चलते हैं। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बिल्कुल सही पूछ रहा है, आप लोग सही को पहले से नोटिस कर लेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा सही है। भारतेंदु दिल्ली दरबार दर्पण बिल्कुल सही है। ये जिसमें है वही आंसर आपका होगा, यानी कि आंसर 1 और 2 में से ही कोई होगा। तो अब हम लोग देख लेते कि और कौन आंसर होना चाहिए या और आयोग ने क्या आंसर दिया है। तो आयोग ने इसका आंसर जो लिया है वो ए और बी लिया है, यानी कि 2। प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति बिल्कुल सही है। अध्यापक पूर्ण सिंह नाखून क्यों बढ़ते? साथियों नाखून क्यों बढ़ते हैं ये अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है, बल्कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, जिसमें वो लिखते हैं कि बिल्कुल नाखून का एक कहीं ना कहीं मतलब तुलना मनुष्य के पाशविक प्रवृत्ति को जोड़ करके लिखते हैं। बहुत काफ़ी मतलब अच्छा निबंध है। जब आप लोग यहाँ यूट्यूब चैनल पे पढ़ेंगे हमारे साथ तो बिल्कुल पता चल जाएगा कि अच्छा ये नाखून क्यों बढ़ते, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, न कि अध्यापक पूर्ण सिंह का है। और तो सी जैसे ही हट गया तो देखिए आपका 2 ऑप्शन ऐसे भी हट गया। देखिए आप ऑप्शन आपका आ गया ए और बी सही है। नामवर सिंह उठ जाग मुसाफिर ये इसका नहीं है। विवेकी राय का संस्कृति और सौंदर्य, उठ जाग मुसाफिर विवेकी राय का है और नामवर सिंह का जो है संस्कृति और सौंदर्य। इसमें आयोग जो है मतलब इसमें सी का डी में डाल दिया है, सॉरी डी का ई में डाल दिया और ई का डी में डाल दिया। तो आप लोग इस तरह से देख करके इसका शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे और बिल्कुल इसी तरह हमारे
साथ जुड़े रहेंगे। तो चलते आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 72 क्वेश्चन जो कह रहा है वो, मैं तो चाहता हूँ सबको अपने अपने अधिकार सौंप कर अपने अधिकारों को शून्य में बदल दूँ। उपरोक्त कथन किस नाटक से लिया गया? देखिए क्वेश्चन कितना मतलब एक तो ये डेप्थ क्वेश्चन है कि इसमें जो लाइन दे दिया और पूछ रहा है कि इसमें कौन से नाटक का ये मतलब लाइन है। तो हम लोग देखेंगे ये महाभोज नाटक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महाभोज जो है मन्नू भंडारी के द्वारा ये नाटक भी है और इसकी प्रसिद्ध उपन्यास भी है। ये महाभोज उपन्यास भी है। उपन्यास की सफलता के बाद ही इसको नाटक के रूप में रंगमंच पे इसको प्रदर्शित किया गया था। तो ये उपन्यास जब को बहुत सफल हो गया था कि इसका उपन्यास के ये 1982 में इसका नाटक के रूप में इसका मंचन किया गया था। तो 1982 में आप लोग ये ध्यान पे रखेंगे। और इसमें टोटल जो है इस नाटक का महाभोज का वो 11 दृश्य है, ये भी ध्यान पे रखेंगे। और इसका थीम जो है, थीम यानी विषय, वो भारतीय राजनीति तथा अपराध के कैसे गठजोड़ है, जो वर्तमान में भी देखिएगा कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति और अपराध का किस तरह से साठगांठ होता है, बिल्कुल इस उपन्यास में जस का तस रखने का प्रयास लेखिका के द्वारा किया गया है। तो भारतीय राजनीति तथा अपराध के गठजोड़ को सामने रखने का प्रयास किया गया है। और ये बहुत ही फेमस प्रसिद्ध उपन्यास है और नाटक के भी क्षेत्र में ये नाटक काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है। इसका रंगमंच काफ़ी बढ़ चढ़ के किया गया है। तो आप लोग ध्यान पे रखेंगे कि ये जो लाइन है अजित महाभोज से है और महाभोज मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध उपन्यास है। उपन्यास की प्रसिद्धि के बाद ही तब इसको नाटक के रूप में किया गया है। तो आप लोग ध्यान पे रखेंगे। चलते आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 74 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, 73 हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि नई समीक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे सत्य नहीं पूछ रहा है। तो आप लोग देखेंगे कि इसमें 5 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, उसको पढ़ना है और उसके बाद देखना है कि इसमें से कौन सा गलत है। गलत को आप लोगों को निकालना है यहाँ से। तो चलते हैं देखते हैं। 73 का जो आयोग ने आंसर लिया है वो बी और डी जो है गलत है और बाकी जो भी है सही है। तो पहले देख लेते हैं कि कौन सा गलत है। नई समीक्षा ने विक्टोरियन नैतिकता को साहित्य की मूल वृत्ति माना है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। नई समीक्षा होगा तो विक्टोरियन नैतिकता को क्यों सही मानेगा, कि विक्टोरियन नैतिकता तो बिल्कुल पुरानी वाली नैतिकता की बात कर रहा है और यहाँ पे बात कर रहा है नई समीक्षा की। आप लोग ये भी ध्यान पे रखेंगे कि यहाँ पे बात नई समीक्षा की कर रहा है और साथ ही बोल रहा है कि विक्टोरियन नैतिकता की बात कर रहा है। तो ये तो वैसे भी गलत लग रहा है। तो बी जिसमें होगा आंसर वही होगा आपका, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूछा है कि गलत पूछ रहा है। तो ये और ये आपका कट जाएगा, यानी आंसर आपका जो होगा 1 और 2 में से ही होगा। आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे साथियों वो मैं आपको बता रही हूँ। अब चलने से डी ऑप्शन पढ़ रहे हैं। नई समीक्षा आलोचक की जिम्मेदारी किसी कलाकृति के गूढ़ अर्थ के उद्घाटन से जुड़ती है, भले ही उसे प्रभावपरक हेत्वाभास से गुजरना पड़े। ये भी गलत है साथियों। अब सही पढ़ लेते हैं। नई समीक्षा ने स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियों का विरोध करते हुए पलायनवादी व भावुकतापूर्ण वृत्ति का भी तिरस्कार किया है। ये सही है। नई समीक्षा आलोचक की जिम्मेदारी किसी कलाकृति के गूढ़ अर्थ के उद्घाटन से जोड़ती है, भले ही उसे प्रभावपरक हेत्वाभास से गुजरना पड़े। ये गलत है, ये तो हम बता ही चुके हैं। अब सी देख रहा है। नई समीक्षा रचना को एक भाषिक संरचना के रूप में देखती है। ये सही है। नई समीक्षा कृति के समझ के लिए साहित्य की पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक सामाजिक वातावरण पर अतिरिक्त बल देने का विरोध करती है। ये भी सही है। तो चलते हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 73 का जो है आंसर 2 होगा आयोग के अनुसार भी और हमारे अनुसार भी। तो
तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। 74 क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि इसमें कह रहा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं पर विचार कीजिए। तो इसमें एक तो आप लोग को इसलिए कह रहे हैं कि इसमें प्रकाशन वर्ष जो ईस्वी होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जब आप किसी भी रचना को पढ़ेंगे तो ये चीज़ ध्यान पे देंगे कि इसके ईस्वी को आप लोग नोट्स करते चलेंगे, और साथ ही साथ जो हमारे द्वारा PYQ डिटेल एनालिसिस में बताया जा रहा है बिल्कुल उसके साथ ही आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो आपको कह रहा है सही उत्तर का चयन करने के लिए कह रहा है। तो 74 का हम लोग देख लेते हैं। हालांकि आयोग ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया है, फिर भी आप लोग जो है जो भी एस्पिरेंट है इस पर काम कर लेंगे, इसका शॉर्ट नोट्स बनाते हुए इस पर काम कर लेंगे। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 75 में कह रहा है लखनऊ की कब्र उपन्यास के लेखक कौन है। तो लखनऊ की कब्र का जो उपन्यास है वो 75 का जो आयोग ने आंसर दिया है पंडित किशोरीलाल गोस्वामी। आप लोग एकदम इसको बिल्कुल ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको ऐसे लिख करके और इसके सामने पंडित किशोरीलाल गोस्वामी करके आप इसको रिवाइज कर लेंगे। फिर चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 76 का रहा है स्कंद गुप्त के आमुख के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे स्कंद गुप्त नाटक है और इसके बारे में आपको असत्य कथन पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं कि कौन सा होगा। तो 76 का जो आयोग ने आंसर दिया है वो 2 दिया है, यानी कि सी केवल असत्य है, बाकी जो भी दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। तो अब हम लोग देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि 467 ईस्वी में स्कंदगुप्त विक्रमादित्य का अंत हुआ था। ये बिल्कुल सही है। मातृगुप्त किशोरावस्था में कुमारगुप्त की सभा में थे, बिल्कुल सही है। महाराजा चंद्रगुप्त के समय में सिहल के राजा मेघवर्ण ने उपहार भेजकर बोध गया में विहार बनाने की प्रार्थना की थी। ये गलत है स्कंदगुप्त नाटक के अकॉर्डिंग। दिगनाग का गुरु वसु बंधु अयोध्या के विक्रमादित्य का सहृदय था। ये भी सही है। कालिदास स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के सहचर थे, बिल्कुल ये सही। इसमें केवल सी ऑप्शन ही लाइन जो है वो गलत है, बाकी A, B, D और E बिल्कुल सही है। तो आप लोग देख लेंगे। अब स्कंदगुप्त नाटक के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। स्कंदगुप्त एक प्रकार का नाटक है और इसका प्रकाशन वर्ष जो है प्रकाशन वर्ष 1928 में इसका प्रकाशन वर्ष है। और ये नाटक जो है 5 अंक में विभाजित है। और इस नाटक में जो इसका विषय बनाया गया है वो गुप्त वंशीय सम्राट स्कंदगुप्त के जीवन पर यह नाटक लिखा गया। और एक प्रकार के ऐतिहासिक नाटक है, क्योंकि इतिहास में स्कंदगुप्त का एक बहुत बड़ा प्रसिद्धि है। तो उसको बेस बना करके उस समय का जो राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संरचना कैसी थी उसको कहीं ना कहीं लेखक के द्वारा बात रखने का प्रयास किया गया है। तो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 77 क्वेश्चन कह रहा है हमारा पंचनी के देखद प्रपंच करी दूर सवै पंचन को स्वत्व पंच तत्व में मिले है। मैं हरिपन हरि जस धारी के धरो हौ शांत शांतनु को सुभट सुपुत कही वहो मैं। उपयुक्त पंक्ति में वीर रस के किस भेद का उल्लेख है। अब यहाँ पे वीर रस की इस जो पंक्ति दिया गया है उसमें कह रहा है वीर रस के किस भेद का उल्लेख है। तो देखेंगे ये युद्ध वीर का बात है।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 77 का 3 है। आप लोग बिल्कुल ध्यान पे रखेंगे कि इसका आंसर जो आयोग ने लिया है वो युद्ध वीर लिया है। और उसे पढ़ने के बाद आपको लगेगा भाई कि ये कहीं ना कहीं युद्ध और वीर के युद्ध में जो वीर का वर्णन किया जाता है बिल्कुल उसी तरह का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो 70 नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं साथियों। 78 में भारत भारती में उद्धृत लक्ष्मी, अहिल्या, बाजियाबाई, भवानी, पद्मिनी जिन नगरों की रानी थी उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो साथियों हम लोग जानते हैं कि इसमें और नाम से आप परिचित हो चाहे न हो, लक्ष्मीबाई और पद्मिनी से ज़रूर परिचित होंगे क्योंकि इस पर बहुत अच्छी मूवी भी बन चुकी है दोनों पे। तो आप लोग देखे भी होंगे, हमें उम्मीद है। तो बिल्कुल जानते हैं हम लोग कि इसका कौन ये दोनों जो है कहाँ से बिलोंग करती थी, हम लोग को पता है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट लेंगे कि जो सबसे इजी हो सबसे पहले आप उसी को ऑप्शन के साथ मैच करने का प्रयास करेंगे। तो अब हम लोग देख लेते कि इसका आयोग ने आंसर क्या लिया और क्या होना चाहिए। 78 का जो आयोग ने आंसर लिया है वो 2 लिया है, यानी कि लक्ष्मी झांसी की रानी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे लक्ष्मी है, बी। फिर ए अहिल्या, इंदौर की अहिल्याबाई, ए सही है। फिर सी बाजियाबाई ग्वालियर की है, भवानी चित्तौड़ की है। अब पद्मिनी, सॉरी साथियों, पद्मिनी हो जाएगा चित्तौड़ की और ये भवानी नाटौर बंगाल की। तो बिल्कुल इस तरह से आप लोग मैच करके देख लेंगे। अगर आपको लक्ष्मीबाई के बारे में भी पता हो कि वो झांसी से भी थी और वहीं से अपना मतलब क्या कहते हैं अंग्रेज के प्रति मतलब विद्रोह में खड़ी हुई थी, तो आप लोग ऐसे भी याद करेंगे। तो लक्ष्मी कहाँ पे है, बी झांसी। तो बिल्कुल देख लीजिए ये हो गया। अहिल्या इंदौर की, तो बिल्कुल यहाँ से हो जाएगा ए। तो ऐसे भी बी ए 2 में है तो आप ऐसे भी ऑप्शन लगा सकते हैं। अब पद्मिनी चित्तौड़ की थी, राजस्थान की, तो डी, लास्ट का डी देखिए यहाँ पे हो गया। तो आंसर बी और डी एक ही में है तो आपका बिल्कुल ऑप्शन लग जाएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब भारत भारती के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, हम लोग जान लेते हैं कि भारत भारती ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया एक प्रकार का लंबी इसको कविता के रूप में लिखा गया है जो 1912 में इसका टाइम पीरियड है। और ये 3 खंड में है जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य का बात रखने का प्रयास किया गया है। तो आप लोग ऐसे भी ध्यान पे रखेंगे। भारत भारती कहने का मतलब कि बिल्कुल भारत को बिल्कुल क्या हम थे और वर्तमान में क्या है और भविष्य में क्या होंगे इसका जिक्र बहुत अच्छे से मतलब बिल्कुल लाइन में पद के रूप में किया गया है। जब पढ़ेंगे तो एकदम लगेगा कि रोचकता आ जाएगी। बिल्कुल जैसा कि हमारे जोश नेट जेआरएफ के बैच में बिल्कुल कराया जा रहा है टीचर के द्वारा, तो उससे भी आप जुड़ करके इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का 79 क्वेश्चन कर रहा है, गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। उपरोक्त पंक्ति किस आलोचक ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के लिए लिखी है। तो 79 का आचार्य रामचंद्र शुक्ल। साथियों अगर ऑप्शन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अगर हो तो थोड़ा सा आप 1% आप इस पर विचार कर सकते हैं। अगर आपको पता हो तो बिल्कुल अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग ऑप्शन बनाएंगे। अगर नहीं पता हो तो अगर ऑप्शन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो तो बिल्कुल आप उसके साथ जा सकते हैं। आपका 70 से 75% आपका आंसर सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। आज का 80 क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से कह रहा है मिलान करने के लिए। तो सूची 1 यहाँ पे दिया हुआ है, सूची 2 यहाँ दिया हुआ है। एक तरफ इसको आप देख लेते कि कौन किससे मैच करेगा। तो बुलंदशहर, एक तरफ फतेहपुर है, फिर मंडी है, फिर इटावा है और इधर दिया हुआ है भाषा दिया हुआ है सिरमौरी, कन्नौजी, खड़ी बोली, अवधी। तो अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बुलंदशहर का खड़ी बोली बुलंदशहर के रीजन में बोला जाता है। तो ए का 3 किधर है,
बस एक ही में है। आप लोग ऐसे एक भी ऑप्शन अगर आपके पास जानकारी हो तो बिल्कुल आप लोग मतलब ऑप्शन को अच्छे से मतलब क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में सही बना सकते हैं और 1 टाइम में जेआरएफ एकदम बिल्कुल आप लोगों को क्लियर होगा। तो ए का 3 आप देख लेते कि और किसका होगा। बी का 4 फतेहपुर का अवधि और सी का 1 मंडी का सिरमौरी, इटावा का कनौजी। आप लोग बिल्कुल इसके साथ एकदम बने रहे और शॉर्ट नोट साथ ही साथ बनाते चले ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और बिल्कुल मेरे द्वारा जो है PYQ एकदम डिटेल एनालिसिस इससे पहले भी जून 2025 और जून 2025 और दिसंबर 2024 का कंप्लीट इसी प्लेटफॉर्म पे इसी चैनल पे आपको कराया गया है। आप उसे भी एक बार देखेंगे समझेंगे और बिल्कुल इसी तरह आगे भी जितनी भी PYQ का जो है 10 इयर्स का उसको मेरी टीम के द्वारा कराया जाएगा और डिटेल एनालिसिस किया जाएगा। अगर आप इतना भी तैयार कर लेते हैं कम टाइम में तो आपको JRF होने से कोई नहीं रोक सकता है साथियों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 81 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से युग्म सही है। यहाँ पे सही पूछ रहा है। आप लोगों जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो सही और गलत को सबसे पहले हाईलाइट कर लेंगे या उसको दिमाग में हाईलाइट कर लेंगे कि अच्छा इसका आंसर सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं 81 का आयोग ने क्या आंसर लिया और क्या होना चाहिए हम लोग अब देखेंगे। 81 का जो आयोग ने आंसर लिया है वो ABE लिया है तो सही पूछ रहा है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा सही है। महादेवी वर्मा ठकुरी बाबा बिल्कुल ये एक प्रकार का रेखा चित्र है हम लोग जानते हैं तो ये सही है। अब ए किस किस में है, 2 ही में ए है भी है और बी भी है। तो आंसर जो हमारा कभी भी होगा तो इसी दोनों में से कोई होगा। जब एक भी ऑप्शन आपको आता रहे तो बिल्कुल देख ले उसी के साथ आप लोग बनाने का कोशिश करेंगे। आपका 50-50 क्वेश्चन आपका सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। 2 ऑप्शन जैसे ही हटेगा और आप सही ऑप्शन के नज़दीक आ जाएंगे। क्वेश्चन में एग्जाम में कैसे आप विद इन प्रेशर आप कैसे क्वेश्चन को हैंडल करते ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलते हैं तुलसी राम का मुर्दहिया। बिल्कुल जो हम लोग पढ़े भी हैं कि तो मुर्दहिया एक दलित आत्मकथा है बिल्कुल। और ये जामुन का पेड़ दिनकर जी का ना होकर के ये कृष्णचंद्र का है, कृष्णचंद्र है जिसमें विभाग के मतलब लाल फीताशाही का बिल्कुल बयानबाजी और बिल्कुल क्या कहते हैं मतलब अफसरशाही को बहुत अच्छे से बयां किया गया, जिसमें एक व्यक्ति के जान से ज़्यादा प्यारा विभाग के कार्य का महत्व को दिखाया गया है कि जब वो एक व्यक्ति गिर जाता है उसके पेड़ ऊपर जामुन का पेड़ तो उसे बाहर निकालने के बजाय ये बोला जाता है कि ये मेरे विभाग के अंदर का काम नहीं है इसलिए इस काम को मैं नहीं कर सकता, इसे फलाना डिपार्टमेंट में दिया जाए। तो यहाँ पे इसी पे व्यंग किया गया है। जामुन का पेड़ जब पढ़ेंगे हमारे साथ आप तो आपको लगेगा कि अच्छा इस जामुन का पेड़ जो है इस तरह का मतलब व्यंग किया गया है। और भोला राम का जीव ये विवेकी राय न होकर के यहाँ पे हो जाएगा हरिशंकर परसाई। ये भी एक प्रकार का प्रशासनिक भ्रष्टाचार और प्रशासनिक में जो किस तरह से मतलब रिश्वतखोरी कैसे होती है उस तरह से कहीं ना कहीं इस पर व्यंग किया गया। जब एक व्यक्ति को मतलब भोला राम का जीव होता है और जिसे पेंशन के लिए उसे बार बार मतलब उसको कहीं ना कहीं बोला जाता है कि वेटेज देने का मतलब था कि मतलब कुछ पैसे देने के लिए तब जाकर के उसकी फाइल आगे बढ़ेगी और उसे पेंशन मिलेगा। तो इस पर कहीं ना कहीं ये व्यंग किया गया है हरिशंकर परसाई के द्वारा ये भोला राम के जीव के माध्यम से। आप हुदरी तो जानते हैं कि रमणिका गुप्ता का बहुत ही अच्छा मतलब लिखा गया है और इनकी ये लेखिका है, उनमें अपनी बात को कहीं ना कहीं लिखने का प्रयास किया गया है, लोग पाठक तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। तो हम लोग इसको जानते हैं। तो ABE सही है, बाकी 2 गलत है। और 2 गलत क्यों हुआ ये भी हम लोगों ने देख लिया। तो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी तरह आप शॉर्ट नोट्स बनाते हुए अब बिल्कुल इस चैनल को 1 बार 2 बार जितनी बार हो सके कि जिससे कि आपके दिमाग में परमानेंट मेमोरी में ये सब बातें स्टोर हो जाए और आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट एग्जाम की ओर के लिए प्रिपेयर्ड हो सके। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। 82 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कर। यहाँ पे सही कह रहा है तो अब हम लोग देख लेते हैं कि सही उत्तर कौन सा होगा।
तो आयोग ने जो आंसर लिया है ए बी ई को सही लिया है, यानी कि 4। तो अब हम लोग देख लेते हैं। साहित्य को जनजीवन के समीप लाने का श्रेय भारतेंदु युग के निबंधों को जाता है, बिल्कुल सही है। विचार प्रधानता और गंभीर मनोभावों का विवेचन द्विवेदी युग के निबंधों की विशेषता है, बिल्कुल सही है। कुबेरनाथ राय ललित निबंधकार है, बिल्कुल सही है। अब देख लेते हैं। छायावाद युग के निबंध केवल, देखिए साथियों यहाँ पे केवल शब्द जो लगा करके कहीं ना कहीं वर्ड को एक्सट्रीम बना दिया, एक्सट्रीम वर्ड। इस तरह का शब्द अगर आपको ऑप्शन में मिले तो आप बिल्कुल थोड़ा सा देर के लिए रुकेंगे। निबंध की श्रेणी में आते हैं, ये गलत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने केवल विचार प्रधान निबंध ही लिखे, बिल्कुल। कोई भी लेखक बताइए कि मतलब केवल विचार प्रधान ही लिखेगा और निबंध नहीं लिखेगा, ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल इस तरह के आप पहले गलत अगर चुन लेंगे तो आपको सही के नज़दीक आ जाएंगे। डी गलत हो गया आपका। सी किस किस में है? सी इसी में ये हो गया। अगर एक ऑप्शन कट गया तो ए आपका देख रहे हैं कि तीनों में है, होगा ही होगा। अब 1 2 सही खोज लीजिए, खोजेंगे तो उससे आप ऑप्शन के नज़दीक आ जाएंगे। तो चलते हैं। इसी तरह एग्जाम में आप क्वेश्चन जो है ना इसी तरह आप सही करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करना आप सीख लीजिए। एलिमिनेट करना सीख लिए तो आपको ऑप्शन सही होने की संभावना किसी अन्य एस्पिरेंट से ज़्यादा हो जाएगी। तो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 83 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो अब हम लोग जानते हैं कि कहानी है, या यहाँ पे आपको सूची 1 में कहानी और दूसरा में प्रकाशन वर्ष दिया हुआ है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि उसने कहा था कहानी हम लोग जानते हैं कि ये 1915 का है। और जब डी का 3 हो गया तो डी का 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, ये ऑप्शन आपका कट गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सॉरी अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा वो देखते हैं। कानों में कंगना, ये 1913 का लिखा हुआ है। तो सी का टू देखें कहाँ कहाँ पे है। सी का टू देखा जाए तो एक ही जगह है, जो आपका ऑप्शन बचा हुआ था वो एक ही जगह है। तो यानी कि 83 का 4 ऑप्शन। अब देख लेते ए का 1, यानी कि दुलाई वाली 1907, स्टार्टिंग का ही कहानी है दुलाई वाली 1907। और बी का 4 इंदुमती 1900 का है। तो आप इस तरह से हमारे साथ जुड़ करके इसी तरह PYQ का डिटेल एनालिसिस करेंगे और इस वीडियो को भरपूर प्यार देंगे। जितना मेहनत हमारे टीम के द्वारा जो नेट JRF के द्वारा किया जा रहा है, बिल्कुल उससे ज़्यादा आपको हमारे साथ जुड़ना है, प्यार देना है, ताकि हमारे टीम के द्वारा आप लोगों के लिए और अधिक मेहनत किया जाए। और आपको क्या और चाहिए वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, मैसेज के माध्यम से बताएंगे, ताकि हम आप लोगों के लिए और ज़्यादा काम कर सकें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन, यहाँ पे असत्य पूछ रहा है, यानी कि गलत पूछ रहा है। और गलत खोजना है कि देवनागरी, यानी कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देवनागरी लिपि से क्वेश्चन जनरली पूछते हैं आयोग। जब आप हमारे साथ PYQ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा देवनागरी लिपि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस एग्जाम। तो अब चलते हैं कि इसमें असत्य कथन कौन है वो देख लेते हैं। 84 का आयोग ने जो आंसर लिया है वो 2 लिया है, यानी कि बी और डी यहाँ पे गलत है और बाकी जो 3 है रेस्ट वो सही है। तो आप पढ़ लेते हैं कि बी और डी गलत क्यों हैं और ACE सही क्यों है। देवनागरी अर्थात काशी के प्रचार के कारण इसे देवनागरी कहा गया, बिल्कुल सही है। ग्रियर्सन ने देवनागरी को सादा लिपि की बहन माना है, ये गलत है। ललित विस्तार में उल्लेखित नाग लिपि ही नागरी है, ये सही है। अरबी लिपि की भांति इस लिपि की उत्पत्ति पुरानी शामी लिपि की उत्तरी शाखा से हुई है, ये गलत है। नागरों के प्रचलन के कारण इसका नाम नागरी पड़ा, ये बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन सबसे इजी है और सबसे प्रसिद्ध है। तो ई अगर सही है तो देखिए कि आपका आंसर ये तो नहीं होगा। तो जो नहीं होगा उसके बाद आप उस पर आपको सोचना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका 84 का आंसर 2 है। बिल्कुल हमारे साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए PYQ का और आगे बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए। 85 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, भारतीय काव्य शास्त्र के विभिन्न संप्रदायों के संदर्भ में सही कथन का कौन सा है, ये कह रहा है आपको। एक तो पहला है कि भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में जानकारी रखना है और साथ ही उसका सही कथन कौन सा है, गलत कथन कौन सा है, ये आपको इसमें देखना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि 85 का कौन सा। इसमें 5 ऑप्शन दिया, जनरली 5 ऑप्शन ही आपसे आयोग पूछ रहा है, ये आप लोग गौर करेंगे। तो 85 का आयोग जो आंसर लिया है वो
ACD यानी कि 2 आंसर लिया है। तो अब हम लोग देख लेते हैं ACD सही कैसे है। आचार्य कुंतक ने रीति रचना के 3 मार्ग माने हैं, सुकुमार, विचित्र और माध्यम, ये सही है। भट्टनायक ने निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति और संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध माना है, ये भी सही है। ध्वनि के 3 भेद माने गए हैं, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि, बिल्कुल सही है। अब गलत वाला ऑप्शन देख लेते हैं। आचार्य शंकुक ने निष्पत्ति का अर्थ उत्पादक संबंध और संयोग का अर्थ अनुभाप्य अनुभापक, ये गलत है। आनंदवर्धन ने 6 प्रकार के औचित्यों, रस, अलंकार, गुण, दोष, संघटन और प्रबंधन की चर्चा की है, ये गलत है साथियों। बिल्कुल इसी तरह आप लोग देखेंगे और मेरे साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे और आगे यूं ही बनते रहेंगे। चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 86। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, यहाँ पे सही कह रहा है आपको पूछने के लिए। तो आप देख लेते हैं 86 का आयोग ने जो आंसर लिया है वो 1 लिया है, यानी कि ABD सही है और बाकी जो रेस्ट है वो गलत है। याद रखो सूरज सारी दुनिया लोक परलोक ऊपर थल्ले में धरती आकाश में सबसे बड़ा है, जिंदगी नामा, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तिरस्कार भरी आंखों से देखकर कहा, मुझे लाकर यहाँ बैठा दिया, आप परदेश की राह ली, गोदान, बिल्कुल सही है। जब एक बार धुरी गड़बड़ा जाती है तो फिर जिंदगी लड़खड़ा ही जाती है, आपका बंटी, बिल्कुल आपका बंटी हम लोग जैसा कि पढ़े उपन्यास है। तो ये भी मन्नू भंडारी का बहुत चर्चित उपन्यास है, जो तलाकशुदा मतलब दंपति के बच्चे पे क्या, छोटे बच्चों पे क्या असर पड़ता है, उसके मनोविज्ञान पे क्या असर पड़ता है, बिल्कुल उस पर बहुत अच्छे से रखने का प्रयास किया गया है कि जब कोई व्यक्ति पति पत्नी आपस में तलाक ले लेते हैं तो वो तो अलग हो जाते हैं, लेकिन एक बच्चे की ज़िंदगी उसमें किस तरह से मतलब किस तरह से उसकी ज़िंदगी बिल्कुल तहस नहस हो जाती है, बिल्कुल बच्चा एकदम मनोवैज्ञानिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, बिल्कुल उसमें रखने का प्रयास किया गया है। तो ये आप लोग ये उपन्यास आप लोग अगर होगा तो एक बार ज़रूर पढ़ेंगे। इसलिए ये लाइन लिखा गया कि जब एक बार धुरी गड़बड़ा जाती है तो ज़िंदगी लड़खड़ा सी जाती है। जब एक बार आपके मतलब आपसी संबंध खराब हो जाते हैं तो उसके बाद अच्छे होने की संभावनाएं थोड़ी कम बचती है। तो ये लाइन एकदम बिल्कुल इजी है और सही भी है। तो डी जिसमें होगा वही आंसर आपका सही होगा, यानी एक तो इस ये तो ऑप्शन होगा नहीं, आंसर आपका 3 में से ही कोई एक होगा। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देख लेते हैं ABD सही है। अब 3 जो गलत है 2 गलत है उसको अब हम लोग देखेंगे। उस दृष्टि में कोई जिज्ञासा नहीं थी, न उसमें कोई भाव था, न विभाव था, न राग था, न विराग था, राग दरबारी, ये लाइन उसका नहीं है साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। ग्रांट या कर्ज देने वाली किसी नई स्कीम के बारे में योजना आयोग के सोचने भर की देर थी, वे उसके बारे में सब कुछ जान जाते थे, बाणभट्ट की आत्मकथा है, नहीं साथियों ये नहीं है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 87 राग दरबारी उपन्यास में जिला कार्यक्रम में आई स्कीम के अंतर्गत रुपये पाने के लिए इनमें से किस युग ने योजना बनाई। राग दरबारी उपन्यास बहुत अच्छा उपन्यास है, आप लोग पढ़ेंगे मेरे साथ जुड़ के। तो आप देख लेते हैं इसमें आयोग ने क्या आंसर लिया है। 87 का आयोग ने आंसर लिया है वो 2 लिया है, यानी कि सी सही है। यानी कि शनिचर कालिका प्रसाद से ये बात बोलते हैं, शनिचर और कालिका प्रसाद। तो आप लोग ये बहुत फैक्चुअल है, आप लोग याद कर लेंगे इसको लिख करके। चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 88 क्वेश्चन का है कोशिका घटवार कहानी के आधार पर ध्वनि और वस्तु का कौन सा युग्म सही है। तो इसमें कोशिका घटवार जो हम लोग जानते हैं शेखर जोशी के द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध कहानी है। और अब इसमें कितना देखिए अंदर डेप्थ क्वेश्चन पूछा, इसलिए आप लोग को हमारी टीम के द्वारा जो कहानी वर्ड टू वर्ड पढ़ाया जा रहा है एकदम लाइन टू लाइन, बिल्कुल उससे जुड़ करके कहानी कंप्लीट कर लेंगे। यूनिट 7
यूनिट 7 जो कहानी वाली पार्ट है उसको हमारी टीम के द्वारा कराई जा रही है। बिल्कुल वहाँ से जुड़ करके आप कहानी पढ़ेंगे और फिर देन आफ्टर आपको ये कहाँ क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। तो 88 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि इसका 2 है लच्छिर लच्छिर मथानी, यानी कि 2 है। ये जो ध्वनि है इसका लच्छिर लच्छिर मथानी का एग्जैक्ट सही है, बाकी ये 3 जो है गलत है। खटर खटर चक्की का नहीं है, खसर खसर चिड़िया का नहीं है, किट किट पंचक्की का नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं 89 क्वेश्चन करना है। रासौ असंभु नवरस सरस छंदु चंदु किय अमियर सम श्रृंगार वीर करुणा विच्छद भय अद्भुत संत सम। उपरोक्त पंक्तियाँ चंदवर दाई ने किस संदर्भ में लिखा है? चंदवर दाई के किस संदर्भ में लिखी है? तो 89 का जो आयोग ने आंसर लिया वो रासो की व्याख्या के लिए लिया है, ये आप लोग याद कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 90। आचार्य मम्मट द्वारा निम्न पंक्तियों में किस प्रयोजन की ओर संकेत नहीं किया गया, नहीं पूछ रहा है। काव्य यस्य कृत्य व्यवहार विदे शिवेतरक्षत्य सद पर निर्वृत्य कांता समित व्योपदेश युजे। ये जो लाइन दिया हुआ है बिल्कुल आप लोग इस तरह से पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। 90 का 3 लोकोपदेश के संदर्भ में ये लाइन लिखा गया है, यानी कि 90 का 3 ऑप्शन। और इस तरह से हम लोगों ने आज 20 क्वेश्चन के सीरीज को देखा, उसको देखा ही नहीं बल्कि डिटेल एनालिसिस भी किया। और बिल्कुल इसी तरह आप लोग हमारी टीम के साथ जुड़े रहेंगे। नेट जेआरएफ जो जोश नेट जेआरएफ का चैनल है उसको देखेंगे, वहाँ पे कंप्लीट आपको पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कराई जा रही है। आपको यहाँ से जुड़ने के बाद अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका वन टाइम में दिसंबर 2025 के जो भी एस्पिरेंट है बिल्कुल जुड़ जाएंगे, या जो नेक्स्ट टाइम भी एग्ज़ाम देने वाले हैं बिल्कुल इस चैनल से जुड़ जाएं। अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें, ग्रुप में बस शेयर करें, इस चीज़ को बताएं और बिल्कुल यहाँ से अपना जेआरएफ को क्लियर करें। अपनी सफलता के लिए जुड़े। ठीक है, धन्यवाद।